अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसके बाद उन्हें झूले से बाहर आने के लिए कहा गया। कर्नल ने उनकी अहमियत की पाबंदी ज़रूरी समझी, चुनाचा उसने कंदील को सहारा दिया और दोनों झूले से उतर आए। लेकिन अचानक ही कंदील पर पतली पतली रस्सियों की कमंदें फेंकी गईं और फंदे से उसके जिस्म में जगह जगह कस गए। ये अमल करने के साथ उन्हें दोहराया गया था। उन्होंने सिर्फ कंदील को अपना कैदी बनाया। कर्नल के रगोवपे में चिंगारियां भर गईं। कंदील के साथ ये सलूक उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ा और उसने करीब खड़े हुए एक शख्स पर हमला कर दिया। उसने उस शख्स को उठाकर जमीन पर दे पटका और उसका वो नेजा छीन लिया जो उसके हाथ में मौजूद था। नेजे की तेज धार वाली अन्नी से उसने रस्सियों पर वार किए और बड़ी महारत से 2 रस्सियां काट दी। लेकिन फिर चारों तरफ खड़े हुए वैशी कर्नल की जानब लपके। उसके हलक से गुसीली आवाजें निकल रही थीं। कर्नल ने नेजा संभाल लिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। वैशी यूं ही उस पर हमला आवर हुए। कर्नल ने उनमें से एक सीने पर वार किया और नेजा वैशी के सीने में प्यूसत हो गया। लेकिन अकब से दूसरे वैशियों ने लाठी ही की तरह नेजे से वार किया और कर्नल की गर्दन पर लाठी पड़ी। कर्नल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नेजा उसके हाथ से छूट गया। उसने पलटकर हमला करने वाले वैशी को देखा। वैशी दूसरा वार कर रहा था। कर्नल ने उसकी लाठी को हाथों पर रोका और फिर उस पर गिरफ्त करके उसकी वैशी को भी उठाकर जमीन पर दे पटका। लेकिन उसके साथ ही बहुत से वैशियों ने उस पर छलांग लगाई और कर्नल को दबोच लिया। उसे जमीन पर लिटाकर बुरी तरह रगीदा जाने लगा और कर्नल अपने होशो हवास काबू में ना रख पाया। गर्दन की ज़रब ने ही उसे चकरा दिया। उसके बाद ये पे दर पे हमले। उसकी आंखों में स्याही की चादर रेंग आई और चंद लम्हात के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गया। लड़की ने गज़ाल को देखकर किसी खास कैफियत का इजहार नहीं किया और उसी तरह खामोश बैठी बेजारी के अंदाज में दूसरी तरफ देखती रही। हेलो संगजादी, गज़ाल ने उसे पुकारा और वो गर्दन घुमाकर गज़ाल को घूरने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओ नहीं, बल्कि मैं हैरान हूँ कि इस वक्त किसी दायरे के बगैर तुम्हारे अल्फाज मेरी समझ में आ रहे हैं। गज़ाल ने मुस्कुराते हुए कहा और लड़की झल्ला गई। उसने शाख पर पहलू बदला और झुकी हुई शाख जो उसके वजन से नीचे झुक आई थी हल्की सी जुम्बश से ऊपर उठने लगी और लड़की एकदम कई फुट ऊपर उछल गई। उसके हलक से आवाज निकली। फिर उसने शाख को अपने हाथों से पकड़ लिया और लटक कर नीचे कूद आई। शाख अपनी जगह पहुंच गई। गज़ाल दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। लड़की ने कहा, देखो, मैं अपनी तौहीन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी कमजोरी है, मगर मैं तुम्हारी तौहीन कर रहा हूँ। गज़ाल ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गज़ाल ने एक गहरी सांस लेकर गर्दन झटकी और बोला, और इससे कबल तुम मेरे साथ क्या करती रही हो? क्या तुम 2 रातें मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाती रही? मैंने तो तुम्हारे मजाक का बुरा नहीं माना। हडसन कुत्ता, हडसन, तुम लिख लो इस बात को कि इसकी मौत मेरे ही हाथों आएगी। इस वक्त हडसन हमारे दरमियान कहाँ से आ गया? वही तो आ गया था और यकीनन उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। खैर छोड़ो, अच्छा मजाक किया तुमने। वाकई इन 2 रातों ने मुझे सहरज़दा कर दिया। तुम समझ नहीं पाए कि मेरा ताल्लुक उन लोगों से हो सकता है। पहली बार जब तुम मुझे नजर आई तो उन लोगों को मैंने देखा भी नहीं था और फिर ये जंगल और पहाड़ियाँ, न जाने कैसी कैसी कहानियों की मज़र हैं। यहाँ कोई भी बात नाकाबिले यकीन नहीं। मैंने सोचा कि हो सकता है तुम भी कोई दरियाई मखलूक हो। वो हंस पड़ी और उसका मूड तब्दील हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वैसे मैंने बड़ी सहानत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। मैं तो कई रातें इसी तरह तुम्हारे साथ लुत्फ अंदोज होती। तुम्हें कैसी लग रही थी मैं उस वक़्त? बहुत अजीब, बहुत हैरतनाक।
गजाल ने कहा, और लड़की के चेहरे पर मुसर्रत के आसार नमूदार हुए। गजाल उसका तज्जिया करने की कोशिश क्या कर रहा था, क्या करता। इन हालात में करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एक शदीद बेजारी का शिकार था। चुनाचा इस लड़की से थोड़ी सी तफरीह ही सही। अकब से रादेव की आवाज सुनाई दी, जो गजाल को आवाज दे रहा था, और गजाल चौंक कर इधर देखने लगा। फिर उसने कहा, ओके सफीना, मेरे अंकल मुझे आवाज दे रहे हैं, मैं जरा जा रहा हूँ। तुमसे अब तो दिन की रोशनी में भी मुलाकात हो सकती है, गजाल ने कहा, और वो हंस पड़ी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। गजाल रादेव की जानब चल पड़ा। रादेव पुरसकून था। उसने कहा, मसरूफ तो नहीं थे गजाल। यहाँ क्या मसरूफियत हो सकती है अंकल, प्रोफेसर हशमत बे की बेटी से बातें कर रहा था। और राजदेव ने कहा, और वो टहलते हुए दरिया की जानब चल पड़े। राजदेव ने एक पत्थर पर बैठकर कहा, लोइस डी पार्लो अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करना चाहता है। उसके लिए वो कल से तैयारियों का आगाज करेगा। कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है अंकल, यहाँ तो हम बेकार पड़े हुए हैं। उसी दरिया के किनारे वापसी का सफ़र किया जाएगा। मैंने इतने दिन यहाँ इस उम्मीद पर गुजारे हैं कि मुमकिन है वो लोग इस तरफ निकल आएं, लेकिन वैसे तेज़ बहाव पर हमने जिस रफ्तार से सफ़र किया है, उससे यह ख्याल पैदा होता है कि मुमकिन है वो लोग इन दोनों में ये फासले ना तय कर पाए हों, और वापसी के सफ़र में बहुत जल्द हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। हाँ, हो सकता है अंकल, तुम पुरउम्मीद नहीं हो। अंकल, मैं अजीब एहसासात का शिकार हूँ। डैडी और कंदील। मैं कंदील के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि डैडी पर क्या बीत रही होगी। अगर कुछ नहीं हासिल तो मैं जानता हूँ कि ये ज़िंदगी इस वक्त उनके लिए मौत तक, वो मेरे लिए जिस कदर बेचैन होंगे मैं समझता हूँ, मगर मजबूरी है। मुमकिन है वो लोग किसी हादसे का शिकार हो गए हों। दूसरी शक्ल में बेटे, हमारे पास आगे बढ़ने का कोई जवाब नहीं है। अच्छा है उन लोगों के सहारे हमारा सफ़र आसान हो जाएगा। हाँ अंकल, ठीक है। तैयारियां के क्या की जाएंगी, गजाल ने पूछा। खुराक के सिलसिले में वो सबसे ज़्यादा परेशान है। बहुत बुरा वक्त गुजर चुका है और भूख का खतरा नहीं मोल लेना चाहता, इसलिए यहाँ से वो उन जंगली फलों का ज़खीरा इकट्ठा करना चाहता है। गोश्त भी सुखाकर स्टोर करना चाहता है। कल से उसके तमाम साथी उस काम में मसरूफ़ हो जाएंगे। आप तो उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। किस तरह? शिकार का तजर्बा जितना आपको है दूसरों को नहीं। यकीन करो गजाल, मैंने सिर्फ शेर, तेंदुए और चीते हलाक किए हैं। उन नन्हे नन्हे मासूम जानवरों की हलाकत मेरे दिल पर शदीद अफसुर्दगी तारी कर देती है, ताहम मैं उन्हें नहीं रोक सकता। मैं फल जमा करने वाली पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह ही सब तैयार थे। राजदेव फल जमा करने निकल गया। गजाल ने भी यही जिम्मेदारी संभाल ली और वो भी फल जमा कर रहा था। इस धुन में मस्त दूर निकल गया। दफतन उसे कुछ आहटें सुनाई दी और वो संभल गया, लेकिन फिर उसने सफीना को देखा और खुद भी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें देर से तलाश कर रही थी, बहुत दूर निकल आए तुम। हाँ छोड़ो, बहुत से लोग फल जमा कर रहे हैं, आओ बैठे बातें करेंगे। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, गजाल ने कहा। मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, सफीना ने कहा। देखो सफीना, दोस्ती एक मुकद्दस जज्बा है। इस जज्बे की तकदीस मजरूह नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। हमें मुहतियात रहना होगा सफीना। पिछली रात में मेरे बिल्कुल करीब नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से हम दो मुख्तलिफ सफ़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ये जहालत की गुफ्तगू शुरू कर दी तुमने? मैं इन जंगलों में शदीद बेजार हो गई हूँ। मैं ज़हनी तब्दीली चाहती हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अच्छे दोस्तों की मानद तुम्हारी दिलजोई करूं, लेकिन अचानक ही कोई शय सनसनाती हुई गजार से सिर्फ 2 इंच के फासले से निकल गई। उसकी सनसनाहट इतनी तेज थी कि अगर गजार उसकी जिद में आ जाता तो शदीद जख्मी हो सकता था। ये लकड़ी का नेज़ा था जो कोई रुकावट ना होने की वजह से इतनी दूर निकल गया कि अब निगाहों से उजल हो गया। गजाल और सफीना इधर देखने लगे। हडसन कुछ फासले पर नजर आया। उन्हें देखते ही उसने हाथ हिला कर कहा, ओहो, यहाँ तुम लोग हो। हेलो मिस्टर गजाल। हेलो सफीना। नीज़ा तुमने फेंका था, सफीना ने कहा। हाँ, उधर झाड़ियाँ हिल रही थी, मैंने समझा कोई जानवर है। मेरा नेज़ा कहाँ गया?
जहन्नुम में अगर इससे कोई जख्मी हो जाता तो सफीना गुर्राई, सिर्फ जख्मी नहीं डियर, अगर कोई इसकी जिद में आ जाता तो हलाक भी हो सकता था। तुम सिर्फ जख्मी होने की बात कर रही हो, और उसके बाद तुम जानते हो क्या होता? कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ, हादसे इसी तरह होते हैं, और फिर जंगल का कानून। तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर गज्जाल? ये नेज़ा तुम्हारी खोपड़ी ऐसे तोड़ सकता था, फिर वो कभी ना जुड़ती। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर होता? मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, और आइंदा भी अगर ऐसा हो तो जानबूझकर नहीं होगा। और मेरा नेज़ा शायद कहीं दूर निकल गया। हैरिसन लापरवाही से आगे बढ़ गया। दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। फिर सफीना ने कहा, वाकई हादसे इसी तरह होते हैं, और कोई हादसा होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। उसने खुद ही मुझे ये रास्ता दिखा दिया है। वो मुस्कुराई और फिर हंस पड़ी। क्यों गज्जाल, हादसे होते हैं ना? गज्जाल शशदर रह गया। सफीना का लहजा बेहद सफाक था। गारसा का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो होले होले कांप रहा था। शरदानी नौजवान ने कहा, जो नुकसान तुमने किया है उसे तुम ही पूरा करोगे। ये सब तुम्हारी जागीर नहीं, ये हमारे जंगल हैं। तुम यहाँ दाखिल हुए और तुमने हम पर गोलियां चलाई। तुम्हें ये सजा भुगतनी होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसी वक्त एक बूढ़ा शरदानी नौजवान के पास आया और उससे कुछ कहने लगा। सिकंदर ने सरातू का शाना दबाया। सर, मैं सुन रहा, सकातू ने सरगोशी के अंदाज में कहा। शरदानी नौजवान ने गर्दन हिलाई और बूढ़ा शरदानी से कुछ कहा, जिसे सुनकर बूढ़ा चला गया। नौजवान फिर गारसा की तरफ मतवज्जा हो गया। इस बूढ़े डॉक्टर को 2 इंसानी हाथ दरकार हैं, अभी और इसी वक्त। अगर तुम ये कार्रवाई देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये ऑपरेशन देखने की दावत देता हूँ। लानत हो तुम पर, हमें यहाँ से जाने दो। गारसा गुर्राया। तुम में से एक भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ वक्त की जिंदगी पा सकते हो। इसकी शर्त यही है कि खामोशी से वक्त गुजारो और सरकशी ना करो, वरना ऐरश का हुक्म है कि तुम सब की पैमाइश कर ली जाए। ऐरश हमारा सरदार है। ये क्या कह रहा है? ये दीवाना क्या कह रहा है? सिकंदर ने सुना। तुमने ये क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम में से चंद को फायदा पहुंच सकता है। वो इस तरह के फर्ज करो, किसी शरदानी नौजवान को एक आंख की जरूरत है। जरूरत के मुताबिक तुम्हारे आदमी की एक आंख निकाली जाएगी और उस शरदानी के लगा दी जाएगी। दूसरी आंख बच गई ना? चलो, मैं तुम्हें ये आज़ादी देता हूँ कि जिस शख्स से किसी शरदानी जवान की ज़रूरत पूरी हो जाए उसे आज़ादी दे दी जाए। ना सिर्फ आज़ादी बल्कि उसे एक घोड़ा भी दे दिया जाए और वो जहाँ चाहेगा जा सकेगा। ये मेरा वादा है। वो हंस पड़ा। उसी वक्त बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँच गया और उसके हाथ में एक लचकदार लकड़ी थी। वो आ गया सर। सरातू ने राव के कान में सरगोशी की। उसने क्या कहा था? सिकंदर ने पूछा। वो कह रहा था कि उसे 2 बाजुओं की जरूरत है। शरदानी बोला। वो नाप ले आए। अब वो नाप लाया है। सरातू का कहना दुरुस्त था। बूढ़े की नजरें एक एक फर्द का जायजा ले रही थी। फिर वो गारसा के एक साथी की तरफ बढ़ा जिसका नाम लिस्टर था। उसने लकड़ी लिस्टर के बाजुओं से लगाई और फिर जोर से बोला, हमें इसके बाजू दरकार हैं। शरदानी नौजवान ने लिस्टर की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गारसा ने आगे बढ़कर शरदानी नौजवान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शरदानी जवान के एक घोंसे ने गारसा को जमीन चटा दी। फिर वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, तुम्हारे चारों तरफ राइफलें तनी हुई हैं। जहां तुम कैद किए गए हो वहां भी तुम्हारी निगरानी राइफल की नालों से की जाती है, और जहां से गुजर कर आए हो वहां भी राइफल बरादर तुम्हारी निगरानी करते रहे हैं। उन्हें हदायत है कि तुम्हारी किस सरकशी को माफ ना किया जाए। मैं सिर्फ उंगली उठाऊंगा और तुम सब जमीन पर तड़पते नजर आओगे। हमारा मकसद इस तरह भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास अज़ा को ज़ख़ीरा करने का भी माकूल बंदोबस्त है। अगर तुम सबको बीक वक्त हलाक करने की ज़रूरत पेश आई तो ऐसा भी किया जा सकता है, अलबत्ता तुम नुकसान में रहोगे। पहले प्रोग्राम के तहत तुम में से कुछ जिंदा बच सकते हैं, दूसरी शक्ल में हम तुम्हें हलाक करके महफूज कर लेंगे और तुम्हारे अज़ा को इस्तेमाल करके बाकी अज़ा फेंक दिए जाएंगे। फैसला कर लो। सब की हालत ख़राब हो गई।
अचानक ही लिस्टर ने एक लंबी छलांग लगाई और फिजा में परवाज करता हुआ दूर निकल गया। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई और अहाते के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। शरदानी नौजवान ने हाथ उठा दिया। फायर की आवाज उभरी और लिस्टर के सीने में सोराख हो गया। उसका बदन अहाते के दरवाजे के पास फड़कने लगा। चंद शरदानी जवान आगे बढ़े और लिस्टर के खून उगलते बदन को उठाकर वापस उसी जगह ले आए जहां मकरू बूढ़ा मौजूद था। गारसा जमीन पर बैठ गया। शदीद दहशत के आसार उसके चेहरे पर मंजमद थे। बाकी लोग पथरा गए। बस उनके जिस्मों में हल्की हल्की थरथराहट थी। उसके बाद के मनाजर निहायत दहशतनाक थे। लिस्टर की मौत का इंतजार भी नहीं किया गया और उसे लकड़ी के एक अजीब से फ्रेम से बांध दिया गया। बूढ़े डॉक्टर ने उसका ऊपरी लिबास उतार कर उसके बाजू बरहना किए, लकड़ी से नाप कर एक चाकू से निशान लगाए और दो जवान एक चमकता हुआ तेज धार वजनी खांडा ले आए। बूढ़े डॉक्टर ने उन्हें निशान दिखाए और खांडा दोबारा बुलंद हुआ। गारसा की दहशतनाक चीख फिजा में उभरी। उसने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। लिस्टर के दोनों हाथ अलहदा हो गए, लेकिन वो इस तकलीफ से पहले ही दम तोड़ चुका था और उसका जिस्म साकत था। शरदानी नौजवान ने कहा, इसके दोनों बाजू कट जाते लेकिन ये जिंदा रहता। हम इसका भी इलाज करते और तुम देखते कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता और तुम सबको आगाह किया जाता है कि तुम्हें तावन करना होगा और तावन ना करने वाले का अंजाम इससे मुख्तलिफ ना होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये दोनों बाजू एक शरदानी के किस तरह काम आते हैं। कौन ये ऑपरेशन देखना चाहता है? मैं, अचानक सिकंदर ने कहा और सब चौंक कर सिकंदर को देखने लगे। बाकी लोगों को वापस छोड़ आओ और मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि सरकती का नतीजा क्या होगा। तुम में से जो भी मरना चाहेगा मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। जाओ, सबको ले जाओ। प्रोफेसर गौरी और भरतचंद्र की समझ में नहीं आया कि अचानक सिकंदर को क्या हो गया। ये वहशतनाक मंजर देखने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। उन लोगों के असाब साथ छोड़ गए और ये सिकंदर ऑपरेशन देखना चाहता था। शरदानी नौजवान का एक ग्रोह उनके गिर्द फैल गया। गारसा ने खड़ा होने की कोशिश की तो एक तरफ लड़क गया। बहरहाल उसके दो साथियों ने किसी न किसी तरह उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और लड़कते हुए बाहर निकल आए। कैद खाने तक का सफर इंतहाई मुश्किल साबित हुआ और कैद खाने में आकर किसी में इतनी सकत ना रही कि वो बैठ सकता। वो सब जमीन पर चित लेट गए। प्रोफेसर गौरी ने अचानक गारसा की सुस्कियां सुनी और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। ये सफर इब्तदा ही से मेरे लिए मनहूस रहा। खुदा गारत करे सबको। इस वक्त जो मैंने उस मनहूस नोवार्द खाने में कदम रखा था। खुद को संभालो गारसा, हिम्मत से काम लेना होगा, प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा। एक थप्पड़ दूंगा मुंह पर, गर्दन टूट जाएगी। हिम्मत से काम लूं, कहां से लाऊं हिम्मत? जीता जागता अलिस्टर हमारे साथ गया और अब वो हम में नहीं है। हिम्मत से काम लेना जरूरी है। हवास खो बैठे तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर हरफ ब हरफ अमल करेंगे। उसका मुजाहरा तुम देख चुके हो। प्रोफेसर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ करो, कोई तरकीब करो। मेरे हाथ, मेरे आंखें, मेरे पाँव, अरे बाप रे, अगर उनमें से कोई चीज उनके नाप की हुई तो दूसरी सूरत में हम वक्त से पहले मर जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। आह, गलती हो गई। ये मनहूस जंगल, कुछ करो मेरे भाई, मेरे दोस्त। गारसा ने प्रोफेसर के पांव पकड़ लिए। हमें आखिरी वक्त तक समझदारी से काम लेना होगा। कोई भी लम्हा हमारे लिए कारगर हो सकता है। अगर तुम इस तरह बदहवास हो गए तो आन की आन में फना कर दिए जाओगे। इसमें कोई शक नहीं, ये लोग दरिंदे हैं, इंसानों की शक्ल में दरिंदे। उन्हें किसी को हलाक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अल्लाह की पनाह। उसने होंठ भींच लिए। भरतचंद्र ने आहिस्ता से प्रोफेसर गौरी से कहा, उस कुत्ते ने राज देव की नवारदगाह के मासूम मुलाजम को हलाक करते वक्त ये नहीं सोचा था। खामोश रहने का वक्त है भरत। हम लोग शदीद मुश्किल का शिकार हैं। प्रोफेसर गौरी ने कहा,
तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हो? जोर से बात करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं जिंदगी का यकीन करना चाहता हूँ, प्लीज जोर से बोलो। हम जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, एक एक करके सब मारे जाएंगे। क्या जिंदा रहने के कुछ अमकानात हैं? गारसा ने कहा। ये सिकंदर को क्या सूझी, इन हालात में भी उसके अंदर तहकीक की हिस्स जिंदा रही। भरतचंद्र ने कहा, हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ज़ेरक है, जरूर कोई तरकीब आई है उसके जहन में। प्रोफेसर गौरी ने सांस लेकर कहा। शरदानी जवान सिकंदर को साथ लिए एक जगह पहुंच गया, जहां वैसे ही एक साइबान के नीचे एक शरदानी जवान बेहोश पड़ा था। बूढ़ा शख्स दो आदमियों के साथ उसके पास मौजूद था। उसके पास चंद बर्तन, चंद शीशियां और ऐसी ही ना जाने क्या क्या अशिया रखी हुई थी। शरदानी जवान वहां रुक गया। खामोशी से देखते रहो, मैंने तुम्हारे अस्पतालों में बड़े बड़े ऑपरेशन देखे, जदीद तरीन मशीनें देखी, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इतने कामयाब ऑपरेशन तुमने उन मशीनों के जरिए ना देखे होंगे। सिकंदर ने कोई जवाब ना दिया। वो बूढ़े को मसरूफ देख रहा था। बेहोश पड़े हुए शरदानी नौजवान के दोनों हाथ शानों के पास से कटे हुए थे। शरदानी जवान ने कहा, तुम्हारी राइफल की गोलियों ने इसके दोनों बाजू चकनाचूर कर दिए। इसके दोनों बाजू फौरी तौर पर काट दिए गए, वरना बाकी बदन इससे मुतासर होता। देखो, ये बूढ़ा बारीक बारीक नलकियां इस जख्मी के बाजुओं में उतार रहा है। ये नलकियां जमीन में उगने वाली घास से निकाली गई हैं। तुम्हें बदन में फैली हुई लाखों रगें का निज़ाम अमल मालूम होगा। ये नसें टूटती जुड़ती रहती हैं। इसी अमल को तुम कुदरती शक्ल में देख रहे हो। इन नलकियों को इन तमाम रगों में प्योस्त किया जा रहा है ताकि नसों का अमल जारी हो जाए और वो खून की रवानी जारी कर सकें। अभी इस शख्स का खून रोक दिया गया है ताकि वो बहकर ज़ाया ना हो जाए, लेकिन ये नलकियां उन रगों में प्योस्त करके हमारा ये डॉक्टर अपने होंठों से इस अमल का अमल करेगा और खुद भी खून फिर से जारी हो जाएगा। इसी तरह देखो, बूढ़ा अपना काम मुकम्मल कर चुका है। क्या ये बदन की तमाम नसों के बारे में जानता है? सिकंदर ने हैरत से पूछा। सिर्फ नसों के बारे में नहीं, इसे एक एक गदूद, एक एक खुलिये के बारे में मालूम है, एक एक हड्डी की साखत के बारे में जानता है। तुम्हारे वहाँ किसी एक मौजू पर स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर भी अपने शोबे के मुकम्मल कवायद से वाकिफ नहीं होते, लेकिन ये तुम्हारे बदन में किसी भी अजाफी शय के बारे में सिर्फ तुम्हारा बदन टटोल कर बता सकता है, उसे दुरुस्त कर सकता है। सिकंदर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो वाकई हैरान हो गया। बूढ़े ने दोनों कटे हुए बाजुओं के सिरे साफ किए और चमड़े की एक बोतल से एक बेरंग सयाल निकाल कर बाजुओं के सिरे पर मल दिया। फिर वो बारीक लकड़ी की नलकियां उन कटे हुए बाजुओं में प्यूस्त करने लगा। ये जादुई अमल ही मालूम हो रहा था। बूढ़ा महारत से अपना काम करता रहा। शरदानी जवान ने कहा, इन बाजुओं में जो नलकियां प्यूस्त की गई हैं वो इन नलकियों से जरा पतली हैं। इस तरह ये दोनों नलकियां एक दूसरे में प्यूसत हो जाएंगी और इनके दरमियान खून का अमल जारी हो जाएगा। लेकिन क्या ये नसों में चुभी रहेंगी? नहीं, जो नहीं दौरान खून जारी होगा, नसें एक दूसरे को कबूल कर लेंगी और ये लकड़ियां इसी वक्त गलना शुरू हो जाएंगी। 24 घंटे के बाद इनका वजूद ना होगा। एक और बात। हाँ पूछो। खून के ग्रुप के बारे में क्या करते हो? खुद देख लो, शरदानी जवान ने कहा। सिकंदर ने देखा कि बूढ़े ने दोनों कटे हुए बाजू उल्टे लटका दिए और वो नलकियां खून उगलने लगी जो लटकाए हुए बाजुओं में प्यूसत थीं। शरदानी जवान बोला, जो सयाल इन बाजुओं पर लगाया गया है उसने आन की आन में रगों में जमे हुए खून को पिघला दिया और अब पहले से मौजूद खून का एक एक कतरा इन रगों से बह जाएगा और वो खून से खाली हो जाएंगी। इसके बाद जो खून उन रगों में दौड़ेगा वो उस शरदानी जवान का होगा। मेरे खुदा, सिकंदर ने परेशानी मसलते हुए कहा। ये सादा लो बूढ़ा ये सब कुछ जानता है। शरदानी जवान फखरिया अंदाज में मुस्कुराया। ये काम इसके अबाओ जदाद भी करते थे और उसकी औलादें भी यही करेंगी। तुम्हारे स्पेशलिस्ट इसके तजर्बे के सामने नो अमूद हैं। राव थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया। ये सब कुछ कराहत अमीर था, लेकिन जो कुछ था वो नाकाबिले फरामोश था और सिकंदर उसमें दिलचस्पी लिए बगैर नहीं रह सकता था। शरदानी जवान हर पचीदा काम की तशरीह करना जानता था। बूढ़े ने एक खोल में बंद हल्के सुर्ख सयाल का लेप
कटे हुए बाजुओं पर किया तो शरदानी जवान ने कहा, ये प्लेट्स हैं, खून के सुर्ख जर्रात जो खुलियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हें खून से जुदा करने का अमल बहुत मुश्किल है, लेकिन इस शरदानी सज्जन के अजदाद ये सब कुछ जाने कब से करते आए हैं। सिकंदर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाजुओं के जोड़ने का पूरा अमल देखा और फिर बेहद मुतासर हुआ। इंसान पहाड़ों और पत्थरों के दौर में भी ज़हीन था, ना होता तो इस दौर से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँचता। सिकंदर अजीब सी नजरों से उस शरदानी जवान को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये शख्स इन बाजुओं को कब तक इस्तेमाल कर सकेगा? इसमें काफी वक्त लगेगा, मगर इसकी कमी पूरी हो गई है। इस तरह हर अज़ू की कमी दूसरे अज़ू से पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि आंखों का ऑपरेशन भी इसी तरह किया जाएगा। मैं बहुत अहम बात सोच रहा हूँ, सिकंदर ने कहा। क्या? सुनो शरदानी जवान, हम तुम्हारे कैदी हैं और तुम हमें हमारा मुस्तकबिल बता चुके हो। मैं जानता हूँ कि जो सलूक इस शख्स के साथ हुआ जो जिंदगी खो चुका है, वही हम सब के साथ होगा। कुछ अपनी कमी के साथ जिंदा दरगोर हो जाएंगे और कुछ जिंदा रहना पसंद करेंगे, ये दूसरी बात है। मगर जो कुछ मैंने यहाँ देखा वो मेरी इस तवील जिंदगी का सबसे अनोखा अमल है। हम अपनी जुबान में तुम्हें 112 का वहशी कहते हैं और तुमने वहशत खेजी की है। इसमें शक नहीं कि हम इन जंगलों में पुरअमन सफर कर रहे थे कि तुमने हम पर हमले किए और हमें अपनी बका के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आगाज हमने नहीं किया, इसलिए असूली तौर पर हम बेकसूर हैं। तुम हमारे अज़ा के हसूल को इंतकाम कहते हो, हम उसे वहशत खेजी तसव्वुर करते हैं और हम तुम्हारे हाथों मजबूर हैं। मगर मेरे लिए इन जंगलों में सबसे ज्यादा हैरतनाक तुम हो। शरदानी ने चौंक कर कहा, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? हाँ, मेरा नाम हरबंडा है और हमारे सरदार का नाम एरिश है। मैं नायब सरदार हूँ। मेरा नाम सिकंदर है। तो मिस्टर हर्नेंडा, तुम किसी भी तौर पर अपने दूसरे वहशी साथियों से मुख्तलिफ नहीं हो, लेकिन इस वक्त मैं हैरान रह गया जब पहले तुमने उर्दू में और फिर हमारे लीडर गारसा से अंग्रेजी में बात की। रही कसर तुमने इस वक्त पूरी कर दी। मेडिकल साइंस और कदीम तहजीब के बारे में अपनी मालूमात का इजहार करके तुमने मुझे शशदर कर दिया। मैं मानता हूं कि तुम किसी तरह जदीद दुनिया में चले गए और वहां तुमने तालीम हासिल कर ली, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा हर शोबे से इल्म और तारीख़ इंसानियत के बारे में ये अहम तरीन मालूमात किसी मुहक्किक ही का कारनामा मालूम होती है। तुमने जदीद और महज़ब दुनिया से ये सारे अलूम हासिल करने के बाद इन जंगलों की जिंदगी क्यों अपनाई? मुझे इस बात पर शदीद हैरत है, क्योंकि तहजीब तो इंसान को बहुत सी चीज़ें देती है। तुम मेडिकल साइंस के बारे में इतनी शानदार मालूमात रखते हो और शायद कदीम दुनिया के बारे में भी तुम्हें बड़ी तफसीलात मालूम होंगी। फिर तुमने अपने आप को इन जंगलों की जिंदगी में वापस लाना क्यों बेहतर समझा? बहुत सी ऐसी चीजें हैं मिस्टर हरेंडा जो मुझे तुम्हारे सिलसिले में शदीद परेशानी करती हैं। बस थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दो, इससे ज्यादा मैं तुमसे और कोई रियायत नहीं मांगूंगा। हरेंडा गहरी निगाहों से सिकंदर को देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई। फिर उसने कहा, सिकंदर के शाने पर हाथ रखकर बोला, हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ नफरत का रिश्ता है। जो कुछ तुमने कहा उसमें कुछ सच्चाइयां भी हैं, लेकिन जो फैसला सरदार एरिश ने किया उससे इनहराफ नामुमकिन है। आओ मेरे साथ, आओ, तुम्हारे इन सवालात का जवाब मेरे लिए जरूरी हो गया है। वैसे एक बात पर मुझे भी हैरत है मिस्टर सिकंदर, हरेंडा ने अहाते से वापस निकलते हुए कहा। किस बात पर? सिकंदर ने सवाल किया। तुमने कहा कि तुम्हारा लीडर वो सफेद फार्म है जिसका नाम तुम गारसा लेते हो, लेकिन मैंने उसमें कोई लीडरशिप नहीं देखी। वो एक आम आदमी है जो हर बात से खौफजदा हो जाता है। उसके अंदर कोई तजस्सुस भी नहीं है, कोई ऐसी खूबी भी नहीं उसमें जिसके तहत उसे लीडर समझा जाए, जब उसके बरअक्स तुम में लीडरशिप की तमाम खूबियां मौजूद हैं। खैर, ये तुम्हारा जाती मामला है। आओ, वो जगह मेरी रहायश गाह है, वहां बैठेंगे और मैं तुम्हारे बारे में कुछ तफसीलात बताऊंगा। क्या तुम फौरी तौर पर अपने साथियों के पास वापस जाना तो नहीं चाहते? नहीं मिस्टर हरेंडा, ऐसी कोई बात नहीं। हरेंडा अपने अहाते में एक गोशे में जा बैठा और फिर उसने सिकंदर की खातर मदारत के लिए कुछ इंतजामात भी किए।
इस वक्त वो एक मुहज़्ज़ब इंसान नजर आया, जबकि उससे पहले उसकी वहशत खेजी किसी भी तरह दूसरे शरदानियों से कम नहीं थी। ये खातर मदारत लकड़ी के बर्तनों में एक गर्म सयाल की सूरत में की गई, जिसके साथ कुछ फल भी मुहैया किए गए। सिकंदर ने कहा, ये गर्म सयाल क्या चीज़ है? पानी, शहद और एक खास किस्म की घास का अमेज़ा, जो तुम्हारी दुनिया में पाए जाने वाली चाय की पत्ती से कहीं ज्यादा लजीज और फरहत बख्श है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। हरिंडा ने जवाब दिया और सिकंदर ने शुक्रिया अदा करके इस मशरूब का एक घोंट लिया। हरिंडा खुद भी मशरूब के छोटे छोटे घोंट ले रहा था। उसकी आंखें एक ख्वाबनाक कैफियत इख्तियार कर गईं। तब उसने कहा, बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तुम यूं समझ लो मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि मुझे दुनिया के बारे में बहुत कम मालूमात थी। इन्हीं जंगलों में अपनी आबादियों में रहता था। मुझे वो लोग भी याद हैं जिनकी तादाद तुम्हारी ही मानद 10-12 थी और जिनका अंदाज भी तुम जैसा ही था। सुबारा के मशरकी पहाड़ी इलाकों में हमारी छोटी सी बस्ती आबाद थी। वो लोग कहीं से गिरफ्तार करके लाए गए। शरदानियों का तरीका जिंदगी यही रहा और जो तुम आज भी देख रहे हो। गिरफ्तार शुदगान को कैद कर दिया गया, लेकिन वो बहुत चालाक थे। उन्होंने शरदानी सरदार के बेटे को किसी तरह अपने काबू में करके यरगमाल बना लिया और उसके बाद उस कैद से निजात हासिल कर ली। सरदार का बेटा मैं था। मैं अपनी उम्र के बारे में बस इतना ही बता सकता हूँ कि यह सब कुछ मुझे याद रहा। इस तरह याद रहा कि यहाँ के रास्ते भी मेरे लिए अजनबी ना थे। मुझे यरगमाल बनाने वालों ने मुझे उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक कि वो मुहज़्ज़ब आबादी में दाखिल ना हुए। जब शरदानी सरदार हमारा तआक़ुब करता रहा, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए उन पर हमला ना किया कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन मुझे यरगमाल का बनाकर लाने वाले शख्स मुझे छोड़ने पर आमादा ना हुआ और अपने साथियों को मुसीबत में डालकर मुझे लेकर फरार हो गया। ना जाने क्यों उस शख्स के लिए मेरे दिल में कुछ खास जज्बे पैदा हुए। बाद में दूसरे लोगों को क्या हुआ मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं इस शख्स के कब्जे में काफ़ी दिन तक अफसुर्दा रहा। जदीद दुनिया की दिलचस्पियां मेरे लिए बायसे कशिश थी, लेकिन अपना घर, अपनी माँ, अपना बाप मुझे याद आते थे और ये यादें ख़त्म ना हुई बल्कि पस मंजर में चली गईं और मैं पस मंजर में खो गया। एक शख्स ने मेरे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। वो एक दौलतमंद आदमी था और बे औलाद भी। चुनाचा उसने एक जंगली लड़के को अपनी औलाद की हैसियत से परवरिश किया। उसे उन तमाम अलूम से नवाजा जो महज़्ज़ब दुनिया के अलूम थे और मेरी दिलचस्पियां मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर चुकी थीं। मेरा कबीला मेरी निगाहों से उजल हो गया। गो उसकी यादें मेरे दिल में जिंदा थी, लेकिन महज़्ज़ब दुनिया के तमाम नकूश मैं अपने जहन में जज़ब कर रहा था और ये मेरी तजस्सुस पसंद फितरत ही थी कि मैं हर शय को समझ लेना चाहता था, हर चीज़ को उसकी गहराइयों तक तलाश करना। शायद यही वजह है कि जिस शोबे की तरफ मेरा गुजरा हुआ मैंने उसके बारे में आखिरी हद तक मालूमात हासिल की। हर चंद के लफ्ज़ आखिर बेमैनी है। शायद ये कभी नहीं होता। आगे और आगे और आगे बहुत कुछ है, लेकिन जिस हद तक मेरे जहन में ये दुनिया समा सकी मैंने उसे अपने जहन में महफूज कर लिया और यूं एक तवील अरसा गुजर गया। फिर वो शख्स मर गया जो मुझे अगवा करके लाया था। उसका खानदान खत्म हो गया। उसकी मौत के बाद मुझे अपना घर याद आया। जब वो मुझे सब याद आए जो पहाड़ों में जंगली जानवरों की मानद रहते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उस वक़्त मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बे नहीं परवान चढ़े थे, बल्कि मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि इंसानों में इतनी तफरीक क्यों। वो जो जंगल में जानवरों की मानद रहते हैं और ये जिन्होंने अपने लिए ज़िंदगी की हर आसाइश फराहम कर ली है, क्यों, आखिर क्यों। मैंने बहुत से तजर्बात किए, बहुत से मुशाहदे किए, अपने उन सवालात के जवाबात खुद से मांगे और बहुत से जवाबात मुझे मिल गए। इंसान खुद पसंद है। वो अपने जैसों के लिए दिल में कोई दर्द नहीं रखता। खुद उसकी उस जदीद दुनिया में बहुत से जंगली इंसानों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये लोग अपनी आन आसाइश आबादियों में रहने वालों के भी दोस्त नहीं, तो जंगल में जानवरों की मानद जिंदगी गुजारने वालों पर क्या तवज्जो देंगे। तब मेरे दिल में अपने कबीले के लोगों का दर्द पैदा हुआ। ये जंगल मेरे हैं, मैं इन पहाड़ों में पैदा हुआ हूँ। इनसे दूर इस महज़्ज़ब जंगल में जिंदगी क्यों गुजारूं। और मैंने अपनी दुनिया की तलाश की और वापस चल पड़ा।
सुबारा की आखिरी बस्ती से गुजरकर मैं जंगलों में दाखिल हो गया और बल आखिर मैंने अपनों को तलाश कर लिया। वो ना रहे थे जिन्हें मैं छोड़ कर गया था। मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत में मर चुके थे, लेकिन मेरा कबीला मुझे पहचान गया, उसने मुझे कबूल कर लिया। सरदार एरश की सरदारी थी और जंगल की जिंदगी जूं की तूं। एरश डाके डालता था, वो अपने एक ग्रोह के साथ जंगलों से गुजरने वालों को लूट लेता। हमने हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया और ये हथियार भी हमें मुहज्जब आबादियों से हासिल हुए। पहले ये हम पर ही इस्तेमाल हुए और बाद में हमारे दुश्मनों पर। दफतन ये सिलसिला गुफ्तगू रुक गया। सिकंदर और हरेंडा चौंक पड़े। फिर अचानक हरेंडा उछलकर खड़ा हो गया। शायद तुम्हारे आज़ाद साथियों ने बस्ती पर हमला कर दिया, उसने कहा और बर्क रफ्तारी से दौड़ता चला गया। सिकंदर के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। कर्नल फेरोज को जब होश आया, उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द के माहौल को देखा और खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। चंद लम्हात ज़हन साथ ना दे सका, लेकिन उसके बाद सब कुछ याद आ गया। उसने वहशतज़दा अंदाज में जिस्म को जुम्बश दी और उसके हलक से कराह निकल गई। बदन के बहुत से हिस्से शदीद दर्द का शिकार थे। अगर फौज की पुरमशक्कत जिंदगी ना गुजार चुका होता तो शायद इस हालत में हिल भी ना सकता, लेकिन नामसाइद हालात में खुद को संभालने की खासी तरबियत ले चुका था। इसलिए बहुत जल्द कुव्वत इरादी ऊद कर आई और वो उठकर बैठ गया। उसकी निगाहें कंदील को तलाश कर रही थी। चंद ही लम्हात के बाद उसे एहसास हुआ कि सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। ये वो जगह नहीं थी जहां उसे बेहोश किया गया था, बल्कि ताहद्दे निगाह उसे वो माहौल नजर नहीं आया। यहाँ तो खुरदरी ना हमवार चट्टानों का एक जंगल आबाद था, जिनके रखनों से खुद रू झाड़ियां झांक रही थीं। थोहर और नागफनी के पौधे उगे हुए थे, जिनके गिर्द हशलातुल अर्ज रींग रहे थे। वो खुद भी एक चट्टान पर पड़ा था जो वसी और मस्तए थी, और उसके बदन से कई हिस्सों का दर्द उसी चट्टान में उभरे हुए पत्थरों का अतिया था। कर्नल चट्टान पर बैठा उसी वहशतनाक माहौल को देखता रहा। बड़े बड़े स्याह बिच्छू डंक उठाए चट्टानों के रखनों से आते जाते नजर आए। दूसरे हशरातुल अर्ज में गिरगिट नुमा बस खपड़ों की तादाद ज्यादा थी, जो सांप से ज्यादा जहरीले होते हैं। अलबत्ता सांप नजर नहीं आया, और इस सिलसिले में कर्नल को एक रवायत याद आ गई। जहां पहाड़ी बिच्छुओं की ममलकत हो, सांप वहां से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये बिच्छू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मगर कंदील कहाँ है? इस वहशतनाक ख्याल ने कर्नल को मुस्तरिब कर दिया। वो चट्टान पर खड़ा हो गया और उसकी नजरें दूर तक का जायजा लेने लगी। मगर यहाँ जानदारों में ये हशरातुल अर्ज थे या वो खुद, जहाँ तक निगाह काम करती थी कोई वजूद नजर ना आता था। वो देर तक शदीद वहशत का शिकार रहा, फिर थके थके अंदाज में उसी चट्टान पर बैठ गया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, दिमाग साथ ना दे सका। गुजरे हुए वाकयात की रेल चलने लगी। वो पहाड़ियों के दरमियान होलनाक रात, फिर दूसरी पहाड़ी कंदील की गिरफ्तारी और उसका बेकाबू होकर जंग करना, और फिर वैश्यों का शिकार हो जाना। वो कंदील के दुश्मन थे और अब कंदील उनकी कैदी है। मगर ये सब कुछ क्या है? उसका आगाज क्या था, अंजाम क्या है, क्यास भी ना किया जा सकता था। वो सब तो अनोखे तिलस्म का शिकार हुए थे, वरना महज़ब दुनिया के इंसानों का इस तरह इन वीरानों में आ घुसना नाकाबिले यकीन था। यह सब एक बेजवाज कार्रवाई थी। कौन यहाँ आकर क्या खो चुका था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ना था। गारसा खजाने के चक्कर में दीवाना हो गया। राज और राव मुहिम जोई के शौक में आ गए। प्रोफेसर गौरी और भरतचंद्र अपनी दिलचस्पी के चक्कर में आए, और खुद वो और गज्जाल कर्नल के हलक से आँख के साथ निकला और उसकी आंखें नमनमाक हो गईं। अगर मैं खुद भी इस तिलस्मी माहौल को सच तस्लीम कर लूं तो तुम्हारी ज़िंदगी के निशानात मिलते हैं, मगर तुम कहाँ हो? मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के तसव्वुर में तो नहीं जी सकता, और अगर तुम मिल गए तो कंदील, मैं तुम्हें कंदील कहाँ से दूंगा? मुझे माफ़ करना बेटे, ये सब कुछ मेरी पहुँच से बाहर था, मुझे माफ़ कर देना बेटे। उसके जहन पर अंधेरे गुजरने लगे, ख्यालात बेरबत होते जा रहे थे। किसी एक ख्याल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आंखों में वहशत उभरी रही, जहन में गरम गरम लहरें दौड़ने लगी थीं। तुम कहाँ हो गज्जाल? गज्जाल तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी और फिर वो दौड़ने लगा।
किसी सिमत का तावन किए बगैर उसके हलक से तेज आवाजें निकल रही थी। हशरातुल अर्द उसके कदमों की धमक से खौफजदा होकर चट्टानों के रखनों में घुसे जा रहे थे और वह मुसलसल दौड़ रहा था। कहीं कहीं वह रुककर गज्जाल को आवाजें दे रहा था और फिर दौड़ने लगता। कहाँ हो तुम, मुझे नजर आओ, इस कायनात में सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। गज्जाल दहशतनाक चीखें वीरानों में गर्दिश करती रहीं। कर्नल के कदम नहीं रुक रहे थे। वो चारों तरफ चकराता फिर रहा था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। फिर शाम के झटपटे चट्टानों में उतर आए। अब ये चट्टानें बड़े बड़े टीलों की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। फिर उस पर नीम गनूदगी सी तारी हो गई। नींद का तो तसव्वुर अभी नहीं किया जा सकता था। ऐसे आलम में दिमाग का सो जाना ही बेहतर था, और दिमाग के सो जाने ने उसे इस वक्त तक कुदरती तभी अमदाद फराहम की थी। न जाने दिमागी कफियत को ये एतदाल कहाँ से मिल गया था, और दीवानगी के दूसरे मरहले का आगाज नहीं हो पाया था कि वो उठकर बैठ गया। मायूसी और ख्यालात बदन को नढाल किए दे रहे थे। लेकिन फिर झील के दूसरे सिरे पर एक मदहमसी रोशनी ने उसे होशो हवास की दुनिया में वापस दे दी। रोशनी शायद उसके हवास की वापसी थी, लेकिन हवास की वापसी इस बात का यकीन दिलाती थी कि निगाहों के सामने जो शय है वो बेमानी नहीं। उसने जोर जोर से गर्दन झटकी। ये रोशनी कैसी है? ज़हन ने सोचा, और उसे एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर जलती हुई आग है, और ज़मीन पर रोशन होने वाली आग इंसानी हाथों ही की रहीने मिन्नत हो सकती है। सो उसे देखना तो चाहिए। जिस्मानी कुव्वतें बिल्कुल मफलूज थी। उसने उठने की कोशिश की तो उठ ना सका, लेकिन झील के दूसरे हिस्से तक पहुंचना जरूरी था, और उसके लिए उस मुख्तसर झील का किनारा अबूर करना था। वो अपने बदन को इस जानब घसीटने लगा। पांव जैसे साथ ही छोड़ चुके थे। हाथों को टिका टिका कर काफी दूर तक आगे बढ़ा, और उसके बाद उठने की कोशिश की तो उठ खड़ा हुआ। फिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। ये सफ़र उसे सदियों का सफ़र मालूम हुआ। रोशनी ज़मीन पर सुलगती हुई लकड़ियों से हो रही थी, लेकिन ये लकड़ियां जलाने वाले कहाँ हैं? उनकी तरतीब बताती थी कि वो इंसानी हाथों ही का कारनामा है। लेकिन इंसान कर्नल फिरोज के जहन को झटके लगने लगे। उसकी दिमागी सलाहियतें वापस आने लगी। उसने दरख्तों के इस झुंड को देखा जो इस आग के अक़ब में थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस झुंड के करीब पहुंच गया। झुंड के दूसरी जानब उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसके कदम साकत हो गए। वो एक इंसानी वजूद ही था। युगा के अंदाज में आलती पालती मारे, दोनों हाथ पेशानी से लगाए, दरख्तों की दूसरी जानब बैठा हुआ था। उसके लंबे लंबे ग्यास घने स्याह बाल उसके बदन के बेशतर हिस्से को ढके हुए थे। पेशानी पर एक पट्टी सी बंधी हुई थी। झुके होने की वजह से चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। कर्नल फिरोज बोझल कदमों से उसकी जानब बढ़ गया। फिर उसके सामने वो दो जानू बैठ गया। लंबे लंबे बालों और जिस्मानी ताकत से उसने अंदाजा लगाया कि वो कोई औरत है। वो आंखों की तमाम तर बेनाई के साथ उसे देखता रहा। जुबान बार बार खुश्क होंठों को तर कर रही थी। कई बार हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। वे मुश्किल तमाम उसके हलक से भर्राई हुई आवाज निकली। कौन हो तुम? मेरी तरफ देखो, सुनो, कौन हो तुम? उसकी हलक से पूरी कुव्वत से आवाज निकली, और योगा के अंदाज में बैठी हुई औरत ने सर उठा दिया। उसके चेहरे के नकूश दिलकश थे। उम्र एक नौजवान औरत की थी। काली सियाह आंखों में एक पुरस्रार चमक लहरा रही थी। उसके चेहरे के तासरा से कर्नल कोई नतीजा अखज़ ना कर सका। औरत उसे घूरती रही। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, अरतरशा शाऊ बोलाना। कर्नल फिरोज उसके अल्फाज का मफहूम समझने की कोशिश करने लगा। उसके जहन को दूसरा झटका लगा। ये ज़बान उसी किस्म की थी जैसी ज़बान उसने कंदील के मुंह से सुनी थी। उसका जहन उस गुत्थी को ना सुलझा सका। वो बेबसी की निगाहों से औरत को देखने लगा। फिर परेशान लहजे में बोला, मैं तुम्हारे अल्फाज नहीं समझा। ए शाऊ, आराबा शाऊ। औरत की पाटदार आवाज़ उभरी, और अचानक ही उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। कर्नल साख्त जामद उसका चेहरा देख रहा था। ऐसी आंखें उसने कंदील की भी देखी थी। पुतलियां गायब होने लगी, और सफ़ेद डेहले सुनहरी रंग इख्तियार करते जा रहे थे। उन आंखों में सितारों जैसी चमक थी। फिर उसने कहा, तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ। ये अल्फाज कर्नल की अपनी ज़ुबान में कहे गए।
कर्नल ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया, मैं कर्नल फेरोज हूँ। यहाँ इन जंगलों में क्या कर रहे हो? औरत ने सवाल किया। रास्ता भटक चुका हूँ और मुसीबतों का शिकार हूँ। मेरी कहानी बहुत तवील है। मुख्तसर से अल्फाज में बस ये समझ लो कि एक मुसीबत ज़दा हूँ और अपने बेटे को खो चुका हूँ और एक अजीबोगरीब महम पर निकल आया था। औरत खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। उसने फिर कहा, तुम्हारी कहानी मुझे नहीं मालूम, कुछ बताओ तफसील। और कर्नल की ज़ुबान फिर मशीनी अंदाज में चल पड़ी। उसने मुख्तरीन अल्फाज में पूरी कहानी दोहरा दी। वो महसूस कर रहा था कि यह सब कुछ उसकी कुव्वत अरादी के तहत नहीं हुआ, बल्कि उस सहरज़ादा ज़हन, उस औरत के अहकामात की तामील करने में मसरूफ़ है और ज़ुबान ज़हन के ज़ेर असर है। औरत खामोशी से उसे देखती रही और फिर जब कर्नल खामोश हो गया तो उसने आहिस्ता से कहा, पुरसकून हो जाओ, तो मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही कर्नल फिरोज ने अपने जहन को एक गैर मरई गिरफ्त से आज़ाद पाया जो चंद लम्हात के लिए उस पर मुसल्लत हो गई थी। औरत की स्याह रंग की पुतलियां फिर से नजर आने लगीं और उसने कहा, बैठ जाओ, अब मेरी ज़ुबान तुम्हारी समझ में आ जाएगी। कर्नल खामोशी से उसके सामने बैठ गया। औरत ने कहा, शायद तुम शदीद थकन का शिकार हो, तुम्हें सो जाना चाहिए।